वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। टेन्युअस टैग इसका टाइटल है। वही जो टिपिकल फाइनेंशियल आर्टिकल है, आरबीआई, गवर्नर, महंगाई, इन्फ्लेशन, है ना, उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ऐसे आर्टिकल्स अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ने में बोरिंग और मुश्किल दोनों ही लगते हैं, लेकिन अपनी कोशिश क्या होगी, कहानी की तरह ये आर्टिकल आप समझ पाओ। कोशिश करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अपने करके देखते हैं। ये आपका आज का क्विज़ है। 5 क्वेश्चंस हैं। अगला आधा घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे क्लास में और पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब तीनों इसमें कवर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है टेन्युअस टैग। एक और चीज़, अपना टेलीग्राम ग्रुप नया बन चुका है। आप सर्च करोगे वाईटी ब्रैकेट योर इंग्लिश ट्यूटर ब्रैकेट बंद, है ना, यही ग्रुप आपको सर्च करना है। इस पर सुबह शाम आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं और नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं। चलिए, कह रहा है टेन्युअस टैग। देखिए, टेन्युअस वर्ड कई बार कर चुके हैं अपनी वोकैब में। इसका मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, पतला, महीन, है ना, बहुत ही नाजुक। और टैग का मतलब होता है रास्ता, पाथ, वे, या फिर अप्रोच। किसी काम को करने का जो आपने तरीका निकाला है ना, वो अप्रोच भी टैग कहलाता है। और जिस रास्ते आप चल रहे हो वो रास्ता भी टैग कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, कि टैग बड़ा ही टेन्युअस है। जो रास्ता अपनाया जा रहा है जिसके भी द्वारा, वो आगे बताएगा, बहुत ही नाजुक सा रास्ता है। इस पर कभी भी आपको कोई बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। आ गया समझ में? टैग मतलब रास्ता, टेन्युअस मतलब नाजुक। टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे किसकी बात कर रहा है। कह रहा है द आरबीआई मस्ट बी रेडी टू recalibrate its inflation projections and shift policy stance। कह रहे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आगे हमेशा द लगता है, कह रहे इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मस्ट भी होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? होना चाहिए इसको रेडी, यानी कि तैयार। अच्छा, किस लिए? अब ये बता रहा आपको इन्फिनेटिव लगा के, टू रिकैलिब्रेट करने के लिए। रिकैलिब्रेट करने का मतलब होता है रीएडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना, है ना। तो आरबीआई को तैयार होना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। और किसको एडजस्टमेंट करेगा? अपनी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस को, अपने इन्फ्लेशन के अंदाज को, है ना, जायजे को। और आरबीआई को रेडी होना चाहिए कि ये शिफ्ट भी करे, बदल भी डाले अपने मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंस को, जो पॉलिसी के ऊपर इसने पोजीशन बना के रखी है। आया समझ में? तो आरबीआई का रास्ता बड़ा ही कमज़ोर है, बड़ा ही टेन्युअस है, डेलिकेट है। इस रास्ते पे चलते हुए कभी भी बड़ा हादसा आरबीआई के साथ हो सकता है। इसको तैयार रहना चाहिए कि इस रास्ते पे अपनी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस को जब भी इसको चेंज करना पड़े वो कर डाले, और अपना पॉलिसी स्टैंस जो है उसको भी चेंज कर सके। अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। रास्ता वस्ता सब देख लेंगे आगे, है ना, इन्फ्लेशन सब आ जाएगा जो है डिटेल में। सब्जेक्ट आपका आरबीआई है, वर्ब आपकी मस्ट भी है। इस सेंटेंस में आपको यही देखना था। रिकैलिब्रेट करना मतलब रीएडजस्ट करना, है ना। एडजस्टमेंट तो जानते ही हो आप। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान आगे का। इसको असेसमेंट और आउटलुक दोनों बोलते हैं। अगर आपने सोच रखा है ना ऐसा होने वाला है, आज इंडिया 350 रन बनाएगी, मेरे एग्जाम में 150 में से 120 मार्क्स आएंगे, ये सब के सब आपके असेसमेंट या प्रोजेक्शंस हैं। शिफ्ट करना मतलब जानते ही आप। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, किसी मामले के ऊपर आपकी राय, आपका स्टांस कहलाती है। चलिए एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी को देख लेते हैं। एक बार शुरू में देख लेंगे तो फटाफट इसको पढ़ते जाएंगे स्मूथली। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, देखिए, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और इसकी खूबी ये है कि 450 एग्जाम्स के 32,000 मॉक टेस्ट को एक सिंगल पैकेज बना के इन्होंने रखा हुआ है। अब ये 32,000 मॉक टेस्ट अलग अलग वैरायटी के हैं, डिफिकल्टी लेवल के। ईजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आप हर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये सिंगल पैकेज 32,000 मॉक टेस्ट का, सभी एग्जाम्स का, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 599 में। लेकिन ये प्राइस आपको नहीं देना है, आपको लगाना है कोड YT10। जैसे ही इस कोड को लगाएंगे 15% ऑफ लेंगे। 399 वाला 339 में और 599 वाला 509 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फायदा उठा सकते हैं। कोड जरूर लगाएं YT10। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, 700 से 800 वर्ड्स इसमें हो चुके हैं। अगर आप पूरे मन से इसको फॉलो कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये मोर देन इनफ है। अपने उसी ग्रुप में आपको रोज मिल जाती है सुबह शाम अपडेट होकर के। आज के वर्ड्स देखेंगे। वर्ड एक टेन्युअस, अभी आपको बताया था मैंने। फिर एक वर्ड है स्टेम फ्रॉम, फ्रेजल वर्ब होती है। एक वर्ड है हमारे पास हिंटरलैंड, काफ़ी पहले हम कर चुके हैं। एक वर्ड है एक्सचेकर, ये भी पहले हो चुका है। और आज एक नया वर्ड है अनरेवल, जिसके 2 मीनिंग होते हैं। इसको अपने डिटेल में करेंगे। पहले जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हो चुके हैं, दिमाग में उनका आइडिया लगा लिया करो। आपको उनका मीनिंग याद है या नहीं याद? टेन्युअस आपको अभी बताया, बड़ा कमज़ोर, वेरी थिन, वीक।
कोई भी चीज़ जो बड़ी फ्रेजाइल होती है, नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, वो क्या कहलाती है? टेन्युअस कहलाती है। देयर इज ए टेन्युअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत ही महीन सा डिफरेंस होता है, टेन्युअस डिफरेंस होता है एक सोल्जर और एक टेररिस्ट के बीच में, ठीक है ना। तो ये आप जो टेन्युअस नाम के वर्ड को इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, अपनी फ्रेजल वर्ब है स्टेम फ्रॉम। स्टेम का मतलब होता है तना, तने से ही पेड़ निकलता है ना। तने से आप ऐसा समझ लो, तने में पेड़ की जान होती है। जब कोई चीज़ कहीं से स्टेम फ्रॉम करती है ना, तो वो चीज़ वहाँ से कम फ्रॉम होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम होती है। उस चीज़ से वो चीज़ निकल करके आती है। जैसे चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना, द पैंडमिक हैज स्टेम फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। ये जो महामारी है निकल करके आई है, स्टेम फ्रॉम हुई है, ओरिजिनेट या कम फ्रॉम हुई है चाइना की लापरवाही से, द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। तो जो चीज़ जहाँ से निकले वो स्टेम फ्रॉम होती है। आपकी सक्सेस आपके हार्डवर्क से स्टेम फ्रॉम होती है, याद रखना इसको। चलिए, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम। एमिनेट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है, स्टेम फ्रॉम का सिनोनिम है। खूबसूरती इस फ्रेजल वर्ब की ये है कि इसके जितने भी सिनोनिम हैं सब के सब अपने बाद में फ्रॉम ही लेते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटर मतलब दूर दराज, अंदर का, लैंड मतलब जगह। बिल्कुल रिमोट एरिया होता है ना, अंडर डेवलप्ड एरिया होता है, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। समझ गए? गांव, एकदम गांव के अंदर का भी गांव होता है ना, जो उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। जंगल के अंदर 4 झोंपड़े बने हुए हैं ना, उस एरिया को बोलोगे हिंटरलैंड। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड पैंडमिक पेनिट्रेटेड इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। कोरोना की जो दूसरी वेव है, जो लहर है, उसने पेनिट्रेट किया, वो घुस गई यहाँ तक कि गाँवों के हिंटरलैंड्स में, हमारे देश में। तो गांव के अंदर का भी गांव, समझ गए ना, बिल्कुल अंदर, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे उसको एरिया को बोलते हैं अपने हिंटरलैंड्स। इसको फार फ्लंग एरियाज भी बोलते हैं, विल्डरनेस भी बोलते हैं, और बैकवर्ड्स भी बोलते हैं। चलिए, एक और वर्ड है हमारे पास, एक्सचेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइनेंशियल आर्टिकल्स में बहुत बार देखा जाता है। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, गवर्नमेंट ट्रेजर, या ट्रेजरी बोल दो, ट्रेजर बोल दो या ट्रेजरी बोल दो ना, सरकारी खजाना। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कॉस्ट द एक्सचेकर ₹50,000 करोड़। कह रहे जो नया लेटेस्ट जो बेल आउट पैकेज आया है, बेल आउट पैकेज का मतलब क्या होता है? सरकार किसी को डूबने से बचाने के लिए जो पैकेज निकालती है उसको बोलते हैं बेल आउट पैकेज। कोई सेक्टर ही डूब रहा है, कोई बैंक डूब रहा है, तो डूबते हुए को सहारा देती है ना सरकार, उसको बोलती है बेल आउट पैकेज। तो कह रहे हैं लेटेस्ट जो बेल आउट पैकेज है सरकार का, वो कोस्ट करेगा सरकार को, यानी कि एक्सचेकर को, खजाने को, 50,000 करोड़ रुपए। खजाने का सिनोनिम है कॉफर्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी। दोनों ही अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखना। लास्ट वर्ड है आज का, नया वर्ड है अनरेवल। देखो, अनरेवल को आप अपने स्वेटर से जोड़ लो। स्वेटर कौन सा? वो वाला ऊन वाला, जिसको लेडीज जो है बुनती है ना, जिसको अपने बनाते हैं ना, वो वाला स्वेटर। अनरेवल के 2 मीनिंग होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के, जैसे स्वेटर का एक धागा पकड़ लो, है ना, किसी भी कपड़े का, स्वेटर ही नहीं, कोई भी कपड़ा, और उस धागे को आप खींचने लगो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअल में उसको उधेड़ रहे हो। अनरेवल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को, रेवल तो होता है बुना हुआ, अनरेवल मतलब उधाड़ना, है ना, उधेड़ना। अगर किसी चीज़ को उधेड़ते हो तो आप उसको अनरेवल करते हो, तार तार करते हो, हिंदी में बोला जाता है। तो पहला मीनिंग तो यही है, बिकम अनडन, किसी चीज़ को उधेड़ना। दूसरा, मान लीजिए एक स्वेटर एक मिस्ट्री है। कोई भी चीज़ एक मिस्ट्री होती है जो आपस में गुथी हुई होती है, लेकिन जब आप उसके तार तार अलग करते हो ना, तो आप उस मिस्ट्री को सॉल्व भी करते हो। तो इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना। समझ रहे हो? दोनों ही मीनिंग निकल रहे हैं अनरेवल से। किसी चीज़ के तार तार करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ के ऊपर पानी फेर देना, और या फिर किसी मिस्ट्री के तार तार करना, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना, किसी मिस्ट्री को एकदम अनफोल्ड कर देना। सेंटेंस बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। द न्यू डिस्कवरी मे अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। नई जो डिस्कवरी है, नई जो खोज है, अनरेवल कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है उस मिस्ट्री को, उस राज को जो ब्लैक होल्स के आसपास है ना, सराउंड करता है। तो नई डिस्कवरी से ब्लैक होल्स के बारे में पता लगेगा, अनरेवल कर देगी मिस्ट्री ब्लैक होल्स को, है ना। चलिए, एक और वर्ड अपने पास सेंटेंस है, द इकॉनमी इज अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। हमारी इकॉनमी जो है वो अनरेवल कर रही है, उधड़ रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है जो ऑनगोइंग है, अभी भी कंटिन्यूस है। तो ये 2 मीनिंग है एक ही वर्ड के, ध्यान रखना, अनरेवल वर्ड के। आज आप दूसरा वाला मीनिंग देखने वाले हो, डिटेल में बता दिया है। अगर आप मतलब ठीक से अगर रिवीजन करते हो तो वर्ड्स में काफ़ी अच्छे से आपका जो वोकैब का पोर्शन कवर करवा देते हैं। चलिए फटाफट से अब इसकी समरी लेंगे, पढ़ने से पहले आपको पता लगे हुआ क्या है। देखो, इन्फ्लेशन जो है ना अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आ गया है, जितना सरकार ने सोचा था उससे भी थोड़ा सा आगे। और आरबीआई जो है अभी भी तैयार नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि जैसे ही आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगेगा, महंगाई को कम करने लगेगा, अर्थव्यवस्था की कमर टूटने लगेगी। क्योंकि आरबीआई जो काम करता है ना महंगाई को कम करने के लिए, उससे इकोनॉमी जो है कमज़ोर होती है। तो आरबीआई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि आरबीआई को इस काम को
चाहे चाहे ना चाहे करना ही पड़ेगा, है ना। आज का आर्टिकल इसी चीज़ की बात कर रहा है। कह रहा है आरबीआई जो है एक बहुत ही मुश्किल भरे रास्ते पे चल रहा है, जिस पे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसको तैयार रहना चाहिए, जब भी इसको लगे रास्ते में खतरा है, इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना स्टांस खड़ा करना पड़ेगा। समझ गए। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है आरबीआई को क्या करना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को जल्दी से। कह रहा है इंडियाज इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI क्विकन टू 6.01% इन जनवरी, ब्रीचिंग द सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%। कह रहा भारत की महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कह रहा भारत की महंगाई की दर, इन्फ्लेशन बेस्ड जो होता है, जो आधारित होता है, प्रीमाइज्ड होता है, और किसके ऊपर, CPI नाम के ग्राफ के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम की ग्राफ के ऊपर। कह रहा है ये जो हमारा इन्फ्लेशन है ना, वो क्विकन हो गया, उसने रफ्तार पकड़ ली। क्विकन होना मतलब तेजी पकड़ना, और कहाँ पकड़ गया भाई, 6.01% पे जनवरी के महीने में। आ गया समझ में। कह रहे इन्फ्लेशन तेज होकर के 6.1% हो गया जनवरी में। अब देखो ये हुआ कैसे, ब्रीच करते हुए, उल्लंघन करते हुए, वायलेट करते हुए, क्रॉस करते हुए, और किसको, सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपर टॉलरेंस लिमिट को, अपर एंड्योरेंस की लिमिट को, या सबसे ज़्यादा सहने की सीमा को, जो है 6% की। तो रिजर्व बैंक ने कसम खाई हुई है 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होने दूंगा, और जनवरी महीने में बिल्कुल रिजर्व बैंक को चिढ़ाते हुए इन्फ्लेशन 6.01% हो गया है। आ गया समझ में। इन्फ्लेशन की वर्ब है क्विकंट, ब्रीचिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हैं। खाना खाते हुए आप टीवी देख रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो एक काम को वर्ब के ING फॉर्म से बता दो। उसी तरीके से इन्फ्लेशन जो है क्विकन हुआ जब ये ब्रीच कर रहा था। जब दूसरा काम एक साथ हो रहा है, एक ही साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा है, तो वर्ब के ING फॉर्म से बता दो, कोमा लगा करके। चलिए, टॉलरेंस मतलब आपकी सहने की क्षमता, टॉलरेंस लिमिट मतलब जितना आप सह सकते हो मैक्सिमम, अपर टॉलरेंस लिमिट। ये वर्ड बना है टॉलरेट से, टॉलरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहना, बियर करना, टॉलरेंस मतलब बेरिंग या एंड्योरेंस। चलिए, कह रहा वाइल द हेडलाइन नंबर वॉज नो सरप्राइज गिवन दैट द RBI had forecast the acceleration, the official data merit scrutiny। कह रहा है जहां ये हेडलाइन नंबर है, हेडलाइन नंबर मतलब इन्फ्लेशन कई तरीकों से कैलकुलेट होता है भारत में। कंज्यूमर का अलग होता है, होलसेल व्यापारियों का अलग होता है, सब्जियों का अलग होता है, उन सब की एवरेज कहलाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना। सबका मेन जो इन्फ्लेशन की जो दर है वो कहलाती है हेडलाइन। कह रहे जहाँ मेन इन्फ्लेशन का जो नंबर है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था, वो था कोई भी सरप्राइज नहीं, उस पर किसी को कोई अचंभा नहीं था। और क्यों नहीं था भाई, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, अच्छा भाई किस चीज़ को, कि RBI फोरकास्ट कर चुका था, RBI पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका था, और किसकी, इस क्विकनिंग की, इस एक्सेलरेशन की, इस तेजी की। कह रहे जहाँ पे इस पर किसी को भी कोई जो है मतलब हैरत अंगेज बात हमारे लिए नहीं है इसका बढ़ना, RBI ने पहले ही बता दिया था। कह रहे वहीं पे सरकारी डेटा जो आए हैं ना, वो मेरिट करते हैं स्क्रूटनी को। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन, मेरिट का मतलब होता है रिक्वायर करना, नेसेसिटेट करना। तो वहीं पे सरकारी डेटा के अंदर इन्वेस्टिगेशन किए जाने की ज़रूरत है। आ गया समझ में। जहाँ पे RBI तो कह चुका था कि बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने से, इन्फ्लेशन के बढ़ने से हमें कोई अचंभा नहीं है। लेकिन RBI का जो कहना था ना, जो डाटा RBI ने दिया था, सरकारी डेटा, वो बड़ा ख़राब सा दिया है हमें, उसमें और जांच किए जाने की ज़रूरत है। आगे बताएगा क्या डेटा में कमी है। नंबर की वर्ब है वॉज, RBI की वर्ब है हैड फोरकास्ट, एक्सेलरेशन मतलब तेजी। अच्छा, ऑफिशियल डेटा की वर्ब है मेरिट। मेरिट का मतलब होता है नेसेसिटेट करना, रिक्वायर करना, किसी चीज़ की ज़रूरत को पैदा करना, है ना। मेरिट स्क्रूटनी मतलब यहाँ पे ज़रूरत हो गई है जांच की, स्क्रूटनी की। चलिए, अब आपसे दो सवाल हैं। पहला वाला तो मैं आंसर नहीं करूँगा, आप खुद ही कर लोगे। गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क होता है, फटाफट से अपने दिमाग में टटोलो, कई बार करवा चुका हूँ, नोट्स निकाल लो अपने, है ना। गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे गिवन दैट की जगह गिवन क्यों नहीं रख सकते थे, है ना, सवाल अपने आप से पूछना। चलो, दूसरा, फोरकास्ट, हैड फोरकास्ट, यहाँ पे फोरकास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ नहीं हुई। हैज़, हैव, हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है अपने बाद, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी हुई है। चलो, पहला वाला जवाब तो आपको मिल ही गया होगा, कई बार कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, फिर आ जाएगा। फोरकास्ट को देख लो, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनकी V1, V2, V3 सेम रहती है, इनकी फॉर्म को चेंज नहीं करना है। मैंने बहुत सारी वर्ब्स में से कुछ चुनिंदा आपके सामने लिख दी हैं, बाकी आप नोट्स में से निकाल लो, ग्रामर सीरीज में रखे हैं, ठीक है। कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, जिनके पीछे कास्ट आ रहा है ना, इन वर्ब्स की V1, V2, V3 सेम रहती है। स्प्रेड मतलब फैलना, बर्स्ट मतलब फट जाना, स्प्लिट मतलब टूट जाना, हर्ट मतलब चोट मारना, कोस्ट का मतलब है कीमत चुकाना। कट, पुट, वेड, हिट, बिड, ये सारी वर्ब्स की V1, V2, V3 में कोई फ़र्क नहीं करना है।
अब सेंटेंस बनाएंगे, देख लेंगे कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। एज द टेक्नोलॉजी बबल बस्टेड स्टॉक मार्केट्स क्रैश्ड। जैसे ही टेक्नोलॉजी का बबल टूट गया, बस्ट कर गया, फट गया, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई। बात हो रही है पास्ट टेंस में, यहाँ पे लगा हुआ है V2, यहाँ पे भी लगेगा V2। बस्ट वर्ब का V2 बस्ट ही होता है, पीछे से ईडी निकाल दो, ठीक है। बस्ट 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 V1 V2 V3। द न्यूज़ स्प्रेडेड वेरी क्विकली एंड हर्टेड द फैंस ऑफ द एक्टर। न्यूज़ बड़ी तेज़ी से फैल गई, स्प्रेड हो गई और हर्ट कर गई, चोट कर गई फैंस पे उस एक्टर के। कोई ख़राब न्यूज़ होगी एक्टर की, तो क्या करें भाई, स्प्रेडेड गलत है, स्प्रेड 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 वर्ब की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं इस वर्ब की। और हर्ट हर्ट हर्ट, यहाँ पे हर्टेड भी गलत है। बार बार देखोगे, दिमाग में इनको दौड़ाओगे इन कॉन्सेप्ट्स को, तभी आपके एग्जाम में आप इनको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आज के क्विज में इसी पे क्वेश्चन बने हुए हैं, आराम से इस लिस्ट को देख लेना। कह रहे हाँ, प्रोविजनल एस्टिमेट शो द हिंटरलैंड विद इट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज पुअर बोर द बर्nt ऑफ rising food prices with rural food price inflation sprinting to 5.18% from December's 3.39%। कह रहे प्रोविजनल एस्टिमेट्स, प्रोविजनल का मतलब है टेम्परेरी, एस्टिमेट मतलब प्रोजेक्शन। कह रहे टेम्परेरी प्रोजेक्शन, टेम्परेरी जायजा जो एस्टिमेट है, जो अंदाजा है, वो ये दिखाते हैं हमें कि जो हिंटरलैंड है, अब हिंटरलैंड आपको बता दिया मैंने, अंदर दूर दराज का इलाका कहलाता है हिंटरलैंड, है ना, रिमोट एरिया। कह रहे जो हिंटरलैंड है ना, हमारे दूर दराज के जो इलाके हैं गाँवों में, और किसके साथ, इसके बड़े प्रोपोर्शन के साथ जो है कंट्री के पुअर का। तो कंट्री के ज़्यादातर गरीब लोग जो हैं ऐसे हिंटरलैंड्स में रहते हैं। कह रहे ऐसे लोगों के बड़े प्रोपोर्शन के साथ। कह रहे ये हिंटरलैंड ने बोर किया, इन्होंने सहा, बेयर की थर्ड जो है सेकंड फॉर्म है बोर, और किसको, ब्रंट को, चोट को, और किसके, तेज़ी से बढ़ते हुए फूड के प्राइसेस के, और किसके साथ, रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन के जो है स्प्रिंट कर जाने के साथ ही, तेज़ी से भाग जाने के साथ ही 5.18% पे दिसंबर के 3.39% से। तो हुआ है ये डेटा, तो हमें यही बता रहा है कि शहरों में देखो सब जगह महंगाई बढ़ रही है, शहरों में भी और गाँवों में भी, लेकिन गाँवों में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और गाँवों में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। तो डेटा में ये बताता है कि गरीब लोग गाँव के जो हैं वो ज़्यादा मार खा रहे हैं इन्फ्लेशन की। एस्टिमेट्स की वर्ब है शो, हिंटरलैंड की वर्ब है बोर, बेयर द ब्रंट ऑफ, बेयर द ब्रंट ऑफ, ये एक अपने पास फ्रेज होता है इंग्लिश में। बेयर का मतलब होता है सहना, उसकी सेकंड फॉर्म है बोर, थर्ड फॉर्म है बॉन्ड, ठीक है ना। तो बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के वार को सहना। ब्रंट का मतलब होता है ब्लो यानी वार। अगर कोई भी गलत काम हुआ है उसको सहना पड़ रहा है आपको, उसके नुकसान को आपको सहना पड़ रहा है, आप बिंदास बोल सकते हो आई एम बेयरिंग द ब्रंट ऑफ दिस थिंग, है ना। इसके लिए एक और इडियम अपने पास, फेस द म्यूजिक, गलत काम की सजा को भुगतना, फेस द म्यूजिक करना या बेयर द ब्रंट ऑफ करना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो, स्प्रिंट करना मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना, स्प्रिंटिंग आप जानते हो तेज़ी से आगे बढ़ने को कहा जाता है। कह रहा है ऑयल्स एंड फैट्स क्विकन द फास्टेस्ट एट 18.7%। कह रहे जो तेल है ना, तेल, ऑयल और फैट्स, वो सबसे तेज आगे बढ़े हैं गाँवों के अंदर, 18.7% से इनके दाम बढ़ते गए हैं। कह रहे दो, द RBI हैड बीन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग इट्स पैंडमिक एरा पॉलिसी स्टैंस इन February's monetary policy meeting and reaffirm its resolve to contain inflation. The Reserve Bank या the Central Bank retained the status quo in order to support economic growth. अब देखो इस पूरे मामले में जिसमें गरीबों पे मार पड़ रही है, इसमें RBI क्या कर रहा है, अब उसकी कमी बता रहा है। कह रहे दो, यानी कि हालांकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे एक्सपेक्टेशन थी, हैड बीन एक्सपेक्टेड, और क्या कि ये स्टार्ट करेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को, और किसके, इसके पैंडेमिक एरा के पहले, पैंडेमिक एरा के पॉलिसी के स्टांस को। तो महामारी आने के बाद RBI ने जो इन्फ्लेशन को छूट दे रखी थी, ऐसा जो पॉलिसी स्टांस था पैंडेमिक एरा का, उस छूट को वापस लेगा RBI, नॉर्मलाइज करेगा सिचुएशन को, ऐसा उससे हालांकि एक्सपेक्टेड था। और कब था भाई ये, फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में। और दूसरा क्या एक्सपेक्टेड था, RBI जो है रीअफर्म करेगा, फिर से भरोसा जताएगा, फिर से रीस्टेट करेगा, कंफर्म करेगा इसके रिजॉल्व को, इसके संकल्प को, इसके वादे को जो है कंटेन करने का, कंट्रोल करने का महंगाई को, इन्फ्लेशन को। कह रहा है सबको फरवरी में RBI से यही एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि दो, हुआ क्या भाई, हुआ ये कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है उसने बनाए रखा यथास्थिति को, स्टेटस क्वो को, जो ये कर रहा था उसी को करता रहा। और क्यों, ताकि इन ऑर्डर टू सपोर्ट कर पाए इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो पैंडेमिक आने के बाद RBI ने क्या सोचा, इन्फ्लेशन को भी छोड़ दें साइड में, है ना, पैंडेमिक से बचाने के लिए लोगों को इन्फ्लेशन बढ़ने देते हैं और थोड़ा पैसा बाजार में डाल देते हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन लोगों को पैसा मिलेगा। अब RBI से सबको आशा यही थी फरवरी में कि RBI जो इन्फ्लेशन को अब देखेगा और पैसे को वापस खींचेगा। लेकिन RBI क्या बोला, हम तो अभी पैसा वैसा का वैसे ही रखने वाले हैं ताकि इस इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, भले ही इन्फ्लेशन थोड़ा सा और बढ़ जाए, कोई बात नहीं। आ गया समझ में। RBI की वर्ब है हैड बीन एक्सपेक्टेड।
अच्छा, एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड एक्सपेक्टेड टू रीअफर्म, एंड कंजंक्शन से दोनों जुड़े हुए हैं इन्फिनेटिव्स, ठीक है। नॉर्मलाइज करना मतलब सामान्य हालातों में लाना, रीअफर्म करना मतलब फिर से किसी चीज़ को कंफर्म करना। अफर्म और कंफर्म एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। सेंट्रल बैंक की वो है रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथास्थिति, है ना, यथास्थिति। चलिए आगे बढ़े। याद रखना दो के साथ में या तो कोमा लगता है, और या फिर दो के साथ में कोमा के बाद में कभी कभी येट लगता है। येट आजकल नहीं लगाना है, कोमा से ही काम चल जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि दो के साथ भले ही कोमा लगाओ या येट भी लगाओ, बट मत लगाया ना। ऐसा मत लगाया ना दो दिस एंड बट द सेंट्रल बैंक रिटेन, है ना, दो के साथ में बट नहीं आता है। चलो, गवर्नर शक्तिकांत दास हैज डिफेंडेड द आरबीआई's projection for inflation to slow to 4.5% in financial year 23 by citing the base effect as the cause for higher headline inflation this fiscal, and predicted that a smaller base effect would help enable a downtrend in the coming months. अब गवर्नर साहब का क्या कहना है, आरबीआई ने तो कर दिया सबको। कह रहे जो गवर्नर शक्तिकांत दास साहब हैं उन्होंने डिफेंड किया है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया है ना, सही ठहराया है। और किसको, आरबीआई के अंदाज को, प्रोजेक्शन को, जो है इन्फ्लेशन का यानी कि महंगाई का, और महंगाई के कम हो जाने का। और कहाँ तक भाई, 4.5% पे। और कब, FY23 के अंदर, इस आने वाले साल में, है ना, 22-23 में। और कैसे, आरबीआई के गवर्नर साहब ने इस पूरे मामले को डिफेंड किया है, इसको सही ठहराया है, साइट करते हुए, हवाला देते हुए, बाय साइटिंग उस बेस इफेक्ट को जो है कोज, जो है रीजन, और किसका, हायर हेडलाइन इन्फ्लेशन का। पिछले साल का जो बेस इफेक्ट है बहुत कम है, पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत कम था, इसलिए आज थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आरबीआई क्या करे, अगले साल 23 में ना बेस इफेक्ट कम होगा, मतलब बेस इफेक्ट जो है नॉर्मल सा रहेगा, इसलिए इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। कह रहा है, और इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया, गवर्नर साहब ने ऐसा भविष्यवाणी भी कर दिया, फोरकास्ट भी कर दिया, दैट कि एक ऐसा ही सिमिलर बेस इफेक्ट हमें हेल्प करेगा इनेबल करने में एक डाउन ट्रेंड को, एक मंदी को आने वाले महीनों के अंदर। डाउन ट्रेंड यहाँ पे आएगा इन्फ्लेशन में। आगे समझ में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा मैं। बेस इफेक्ट अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको अच्छे से पता होगा ना, बेस से, डिनोमिनेटर से कैसे परसेंटेज निकाली जाती है, ऊपर या नीचे करके, है ना। शक्तिकांत दास साहब की दो वर्ब्स हैं, हैज़ डिफेंडेड और दूसरी वर्ब है हैज़ प्रेडिक्टेड। साइड करना मतलब हवाला देना, प्रोजेक्शन मतलब किसी चीज़ का अंदाज, सिमिलर इफेक्ट की वर्ब है वुड हेल्प। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है नीचे किसी चीज़ में मंदी, है ना, स्लंप, डाउन ट्रेंड, डाउन टर्न सब एक दूसरे के सिनोनिम है। अप ट्रेंड इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसका मतलब होता है उछाल। कह रहा द आरबीआई's assumptions however could unravel if storm clouds on the horizon intensify। कह रहा है आरबीआई के सारी एजम्पशन, जो जो सोच के बैठा है कि आगे अच्छा होगा, ऐसा होगा ना वैसा होगा, सारी एजम्पशंस हालांकि अनरेवल हो सकती हैं। अब अनरेवल आपको मैंने बता दिया, उधड़ जाना, है ना, किसी चीज़ में पानी फिर जाना। सारी एजम्पशन पे पानी फिर सकता है, वो अनरेवल हो सकती हैं अगर खतरे के जो बादल हैं, स्टॉर्म के जो क्लाउड्स हैं, जो होराइजन पे हैं, जो क्षितिज पे हैं, जो सबको सामने दिख रहे हैं, वो इंटेंसीफाई हो जाते हैं, वो और ज़्यादा गहरे जो है हो जाते हैं। तो सबको दिख रहा आने वाले टाइम में पैंडमिक तो कहीं जा ही नहीं रही, रोज़ नया इसका वायरस आ जाता है ना, नया इसका जो है वेरिएंट आ जाता है, ना यूक्रेन मान रहा है ना रशिया मान रहा है। तो अगर ये खतरे के बादल जो हमें दिख रहे हैं ना इंटेंसीफाई हो गए, सारे जो है इसकी जो है अजम्पशंस है उस पर पानी फिर जाएगा आने वाले वक्त में। अजम्पशंस की वर्ब है कुड अनरेवल, अनरेवल का मतलब पानी फिरना, क्लाउड्स की वर्ब है इंटेंसीफाई। बढ़े आगे, चलो अब थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करो। कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है भाई यहाँ पे, कौन सा कंडीशनल यहाँ पे लगा हुआ है, डालना कमेंट्स में, मैं हार्ट दे देता हूँ, आपको पता लग जाएगा, जिसके हार्ट मिले होंगे ना उनका सही आंसर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनसर्टेनिटी ओवर द यूक्रेन रशिया टेंशंस पुश्ड द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस टू अ 7-year हाई अर्लियर दिस वीक। कह रहा है जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, अनरिलायबिलिटी है, चेंजेबलनेस है, और किसके कारण भाई, इस चीज़ पूरी चीज़ के ऊपर ओवर, और वो पूरी चीज़ है यूक्रेन रशिया की टेंशंस। कह रहा है ऐसी अनसर्टेनिटी ने पुश कर दिया कच्चे तेल के दामों को, क्रूड के प्राइसेस को 7 सालों के हाई पे, 7-year हाई पे इस वीक की शुरुआत में। तो ये सारे जो है ना स्टॉर्म क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, इसी तरह के स्टॉर्म क्लाउड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, खतरे के बादल। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, इसकी वर्ब है पुश्ड। 7-year आप जानते हो हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, समझ गए ना, नाउन को एडजेक्टिव बनाया हुआ है बीच में से हाइफन लगा के और पीछे का एस निकाल के, 7 लिखने के बावजूद पीछे ईयर के एस को नहीं लगाया गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फर्स्ट पैराग्राफ की समरी देख लो, हुआ क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और आरबीआई किस वजह से, मतलब आरबीआई की वजह से क्यों बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, और आरबीआई कैसे गलत साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
कह रहे जनवरीज इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस विच रिफ्लेक्ट्स रिटेल फ्यूल प्राइसेस slowed a mite from December but was still at 9.36%। कह रहे जनवरी का जो इन्फ्लेशन है इन दोनों चीज़ों में, कह रहे जो कि विच दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है रिटेल फ्यूल के प्राइसेस को, है ना। कह रहे जनवरी का इन्फ्लेशन स्लो कर गया चुटकी भर अमाइट, स्लो कर गया अमाइट चुटकी भर, माइट मतलब चुटकी भर, और कहाँ से, दिसंबर के मुकाबले। कह रहे लेकिन अभी भी था, बट वॉज था अभी भी 9.36%, तो थोड़ा तो कम हो गया लेकिन अभी भी इतना ही, ज़्यादा मतलब बहुत कम नहीं हुआ, 9.5% है। इन्फ्लेशन की वर्ब है स्लोड, दूसरी वर्ब है बट कंजंक्शन के बाद वॉस। अच्छा, विच की वर्ब है यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स, है ना। माइट का मतलब होता है चुटकी भर, इसको पिंच या टिंज भी बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा माइट। चलिए, कह रहे पंप प्राइजेस हैव स्टेड स्टैटिक फॉर अ वाइल, अ लाइकली इफेक्ट ऑफ द पोल सीजन। पंप प्राइसेस जो हैं वो प्राइसेस जिसके वो दाम जिनके ऊपर आपके और मेरी गाड़ी में पेट्रोल आता है ना, पंप प्राइसेस। करेक्ट, पेट्रोल की और डीजल के जो प्राइसेस हैं, गैस के जो प्राइसेस हैं, वो अभी भी स्टैटिक है, अभी भी एक जगह थमे हुए हैं कुछ दिनों से फॉर ए वाइल। और कह रहे जो कि एक लाइकली इफेक्ट है आने वाले चुनावों के सीजन का। चुनाव आ रहे हैं, सरकार तो बढ़ाएगी नहीं, चुनाव हो जाने तो फिर सरकार जो है इनके दाम बढ़ाएगी, है ना। पंप प्राइसेस अभी वैसे के वैसे बने हुए हैं। प्राइसेस की वो है स्टेट, स्टैटिक का मतलब होता है अपनी जगह बने हुए। कह रहा द सेंटर में सून हैव टू अलाउ oil marketers to pass on the global price increase to consumers which could spur inflation further or cut excise duties resulting in lower revenue for the exchequer। कह रहा अब इलेक्शन कितने भी हों, सेंटर की भी कुछ मजबूरियां हैं। कह रहा सेंटर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी मे सून हैव टू, बहुत जल्दी ये काम करना पड़ सकता है। और क्या भाई, कि वो अलाउ करे ऑयल मार्केटर्स को कि वो पास ऑन करें, ट्रांसफ़र करें ग्लोबल प्राइस में इंक्रीज को, कच्चे तेल के दामों में इजाफे को, और कहाँ तक, कंज्यूमर्स तक। इन अदर वर्ड, सेंटर को बहुत जल्दी मजबूर हो जाना पड़ेगा ऑयल के दाम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑयल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और घाटे में सेंटर बहुत दिन तक नहीं बेच सकता। कह रहे ये वो चीज़ है जो स्पर कर देगी, अपने आप में बढ़ा देगी, भड़का देगी इन्फ्लेशन को और ज़्यादा। और या फिर सेंटर को मे हैव टू कट, सेंटर को हो सकता है कट करना पड़े एक्साइज की ड्यूटी में, इसके टैक्स में, जो कि रिजल्ट होगा कम रेवेन्यू में, कम जो है इनकम में हमारे एक्सचेकर के लिए, सरकारी खजाने के लिए। तो सरकार अब रोक के नहीं रख सकती ऑयल के दामों को, या तो अपनी रेवेन्यू को कम करेगी, एक्साइज ड्यूटी को कम कर देगी, और या फिर ऑयल के दाम्स को जो है, प्राइसेस को जो है बढ़ा देगी दुनिया भर में जैसे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए। सेंटर की वो है मे सून हैव, विच की वो है कुड स्पर, स्पर का मतलब होता है इंड्यूस करना, इन्वोक करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, भड़काना। कट यहाँ पे किसी की वर्ब नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड रुको। मे सून हैव टू अलाउ और मे सून हैव टू कट, है ना, ये इन्फिनिटिव है। रिजल्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब सेंटर कट करेगा, जब सेंटर कट करेगा एक्साइज ड्यूटी को, तब ये रिजल्ट हो जाएगा लोअर रेवेन्यू में। चलिए, एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, गवर्नमेंट कॉफर्स। कैन ऐड टू दिस मिक्स द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड द आउटलुक गेट्स इवन मोर क्लाउडी। कह रहा अब इस पूरे झमेले में सेंटर को कैसे कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, डीजल के दाम, कह रहा इसमें ऐड कर डालो इसी मिक्स में, इस पूरी खिचड़ी के अंदर, किस चीज़ को, अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी को। कभी कहीं पे रिकवरी हुई है, कहीं पे नहीं हुई है, अनइवन सी है, उबड़ खाबड़ सी है। और कहाँ से, इस पैंडेमिक से, महामारी से। कह रहा अगर आप ऐसा कर दो ना, इस खिचड़ी में ये भी मिला दो, तो आउटलुक जो है वो और ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा, और ज़्यादा, समझ गए ना, बादलों से गहरा हुआ, जो क्लाउड से गहरा हुआ हो जाएगा। आ गया समझ में। आउटलुक की वर्ब है गेट्स, आउटलुक का मतलब होता है आगे का अंदाजा, प्रोजेक्शन। ऐड यहाँ पे एक इंपेरेटिव मूड के अंदर वर्ब है। जब वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो आप या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हो, या सजेशन दे रहे होते हो, या कोई विश मांग रहे होते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे को थोड़ा सा पानी ला दो, तो मैं ब्रिंग से सेंटेंस को शुरू कर रहा हूँ। ब्रिंग मेरी वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐड का सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, है ना, यू ऐड टू दिस मिक्स, अपने आप ये सेंटेंस बन जाएगा। किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर। कह रहा है IHS मार्केट्स मंथली सर्वे ऑफ परचेजिंग मैनेजर शोज दैट दो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स एक्सपेंडेड लास्ट मंथ, ग्रोथ रेट्स ईस्ट। कह रहा है IHS मार्केट एक कंपनी का नाम है, सर्वे कंपनी है। कह रहा है IHS मार्केट जो कंपनी है ना, उसका जो मंथली सर्वे है, और किसका, परचेजिंग मैनेजर्स का। कह रहे सर्वे में दिखाता है दैट वो ये कि हालांकि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है और नए ऑर्डर जो है वो बड़े हो गए हैं, एक्सपेंड हो गए हैं पिछले महीने, और ग्रोथ रेट जो है वो ईज हो गई हैं, ग्रोथ रेट जो है थोड़ी सी कम हो गई है। आया समझ में। सर्वे हमें ये दिखाता है कि एक तरफ तो
इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ रहा है, नए ऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं ना, इंडस्ट्री को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, पहले के मुकाबले ग्रोथ कम है। सर्वे की वर्ब शोज इन दोनों की वर्ब है, आउटपुट और ऑर्डर्स की वर्ब है एक्सपैंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। रेट्स की वर्ब है ईज्ड। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, दो जो है दो अपने साथ में लेगा कॉमा को या फिर अपने साथ में लेगा येट को। तो दो प्लस में कॉमा, येट नहीं लगा हुआ है ना, बिना येट के भी आ जाता है। दो के साथ में कुछ और मत लगा के आना, ऐसे बट बिकॉज ऐसा कुछ भी दो के साथ में नहीं आता, याद रखें इसको हमेशा। कह रहा है अनसर्टेनिटी अराउंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्टेम फ्रॉम कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। कह रहा है जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी अनिश्चितता है, और किसके तरफ, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स की तरफ, विकास की संभावनाओं के लिए। प्रोस्पेक्ट मतलब लाइवलीहुड या संभावना। कह रहे सारी स्टेम फ्रॉम होती है, निकल करके आती है, इमर्ज या एमिनेट फ्रॉम होती है, कम फ्रॉम होती है उन कंसर्न से जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के, महंगाई की जो है प्रेशर के, महंगाई के जो प्रेशर है ना। सारी अनसर्टेनिटी इसी वजह से आ रही है ग्रोथ के आने वाले टाइम में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा कितनी ग्रोथ हम कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी की वर्ब स्टेम फ्रॉम, इसके सारे सिनोनिम आप जानते हो, लिख दिए आपके सामने है ना। चलिए, कह रहा है RBI's जनवरी सर्वे शोज हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन एट 10.7% अ ईयर अहेड। अब ये जो IHS मार्केट का सर्वे था ना, इसी की तरह RBI भी एक सर्वे करवाता है, जनवरी में इसने करवाया। वो सर्वे दिखाता है कि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, घर बार वाले, समझ गए ना, हाउस होल्ड वाले, वो सभी के सभी नागरिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को 10.7% पे अगले साल। तो RBI कहता है 4.5%, लोग क्या कहते हैं 10.7%। इतना फर्क है RBI और लोगों की सोच में, ऐसा सर्वे हमें बताता है। आ गया समझ में। सर्वे की वर्ब है शोज, हाउस होल्ड्स की वर्ब है एक्सपेक्ट। चलो, कह रहे दो दिस इज अ कंफर्टिंग डिक्लाइन फ्रॉम द 12.6% सीन इन नवंबर, the significant gap between the RBI's projections and households' views suggests consumers' perceptions of price gains are markedly higher and could likely constrain their spending। अगर इस पूरे आर्टिकल की सोल पकड़नी हो, आत्मा पकड़नी हो, तो इस सेंटेंस के अंदर है। अगर ये सेंटेंस समझ गए, ये पूरे आर्टिकल की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले सेंटेंस आपके सामने ट्रांसलेट करता हूँ मैं। कह रहा है हालांकि ये जो 10.5% लोग सोच रहे हैं, दिस इज अ कंफर्टिंग डिक्लाइन, ये अपने आप में एक ऐसा डिक्लाइन है जो कंफर्ट देने वाला है। ये जो है ना 10.5%, पहले ज़्यादा सोचते थे, अब कम हो गया। कह रहे हैं हालांकि ये थोड़ी राहत पहुंचाने वाली कमी है लोगों की एक्सपेक्टेशन में। अब जो डिक्लाइन कहाँ से है, 12.6% से, जो नवंबर में लोगों ने कहा था। तो कह रहा है वास्तव में तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को लग रहा है इन्फ्लेशन कम होगा, पहले कहते थे इतना, अब कहते हैं इतना। कह रहे फिर भी एक बहुत ही बड़ा जो गैप है ना, और किसके बीच में, RBI की प्रोजेक्शन और लोगों की व्यूज़ के बीच में। RBI कहता है 4.6%, ऊपर कह चुका है पहले सेंटेंस में, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं 10.7%। कह रहे हैं अभी भी जो गैप है ना, वो ये दिखाता है कि लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों का जो व्यू पॉइंट है, परसेप्शन मतलब व्यू पॉइंट, और किसका, महंगाई का, प्राइस गेन्स का। कह रहे हैं ये सारे नज़रिए जो लोगों के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हायर हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, और ये सारे के सारे नज़रिए हो सकता है कंस्ट्रेन कर दें, हो सकता है रोक दें उनकी स्पेंडिंग को, उनके खर्च को। आया समझ में। तो लोगों को लग रहा है कि इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले कम होगा, लेकिन RBI से तो अभी भी लोग बहुत आगे हैं, उनको लगता है कि इन्फ्लेशन है, RBI तो गलत कह रहा है ना, 10.5% रहने वाला है। तो ये सारी की सारी बात हमें यही बताती है कि लोग आने वाले वक्त में पैसा नहीं खर्चेंगे। दिस की वर्ब है इज, गैप की वर्ब है सजेस्ट, परसेप्शंस की वर्ब है आर, और परसेप्शंस की दूसरी वर्ब है कुड कंस्ट्रेन। आ गया समझ में। दो के बाद अगेन देख लेना, कोमा या येट, दो में से एक ही चीज़ आएगी। यहाँ देखो कोमा लगा हुआ है ना, येट नहीं आया हुआ। बिटवीन के साथ में हमेशा एंड लगाएं, बिटवीन टू ऐसा कभी मत लगाना, बिटवीन प्लस में एंड, ये कंजंक्शन ऐसे ही चलती है। कंज्यूमर्स यहाँ पे प्लूरल का पजेसिव बना हुआ है, इसलिए एस के आगे अपोस्ट्रोफी लगाए। अच्छा, कंस्ट्रेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। अब इसका जो मीनिंग है ना, वो अगले सेंटेंस में आएगा। ये सेंटेंस आपने समझ लिया है ना, इसका मीनिंग आपको आगे मिलेगा। करेक्ट, दिस इज अनडिजायरेबल एज द NSO's एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ GDP ग्रोथ फॉर द करेंट फिजिकल ईयर शो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टिल लैगिंग बिहाइंड द प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। कह रहा है ये जो लोगों की बात है, ये बड़ी ही अनडिजायरेबल है, कोई नहीं चाहता लोग जो है पैसा कम जो है खर्च करें, अनडिजायरेबल सी बात है। क्यों ऐसा? कह रहा है क्योंकि NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवांस एस्टिमेट है, आगे का जो अंदाजा है GDP ग्रोथ का, और किसके लिए, करंट फिजिकल के लिए, चालू साल के लिए, कह रहा है वो दिखाता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी भी पिछड़ता हुआ, लैग बिहाइंड करता हुआ प्री पैंडेमिक लेवल से 2020 के, फरवरी 2020 के पहले के। तो आज भी लोग उतना पैसा नहीं खर्च रहे हैं, अपनी जेबें ढीली नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है इन्फ्लेशन के डर के मारे और भी ज़्यादा अपनी जेबों को
मतलब बिल्कुल खर्चा जो है बंद कर दें, है ना। तो जब लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती है। तो ये अपने आप में डराने वाली बात है। दिस की वर्ब इज एडवांस एस्टिमेट्स की वर्ब शो लैग बिहाइंड करना, मतलब पीछे रह जाना, किसी मामले में जो है पिछड़ जाना। कह रहा है अब इससे होगा क्या, कह रहा है एनी वर्सनिंग ऑन दिस फ्रंट कुड चैलेंज द आरबीआईज ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। अब यहाँ से मीनिंग निकलेगा इस पूरी बात का। कह रहा है अगर ऐसा ही है ना, अगर ऐसी वर्सनिंग आने वाली है, अगर ऐसे ही हालात ख़राब होने वाले हैं इस मोर्चे पे, लोग पैसा नहीं खर्चेंगे, जेबों को बांध के ही बैठे रहेंगे, तो होगा क्या। कह रहे ये वर्सनिंग जो है ये चैलेंज कर देगी आरबीआई की उस ख्याली पुलाव को, उस ऑब्जेक्टिव को। और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जो है होल्ड डाउन करने का इंटरेस्ट रेट्स को, जो है कम रखने का इंटरेस्ट रेट्स को, और ताकि किस लिए, सपोर्ट कर सके ग्रोथ को। तो पता क्या हो रहा है, आरबीआई महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रेट्स को कम रख के बैठा है। और क्यों रख के बैठा है, कि देश जो है तरक्की करेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की वजह से महंगाई बढ़ गई और लोगों ने पैसा खर्चना बंद कर दिया। अगर लोग पैसा खर्चना बंद कर देंगे तो आरबीआई ही तरक्की को रोकने वाला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, लेने के देने पड़ गए, है ना। सोचा था महंगाई को नहीं कम करते हैं देश तरक्की करेगा, लेकिन महंगाई की वजह से देश और पीछे आ गया। ये पूरे आर्टिकल की सोल है, अगर आप समझ पाओ तो इस तरीके से। वर्सनिंग की वो है कुड चैलेंज, होल्ड डाउन करना मतलब नीचे पकड़ के रखना, जैसा आरबीआई ने किया हुआ इंटरेस्ट रेट्स को, ऑन दिस फ्रंट मतलब इस मोर्चे पे। अब देखो ये बीच में ग्रामर कॉन्सेप्ट आया था, मैंने बताया नहीं आपको ताकि फ्लो ना टूटे, है ना। अब वो मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ भी आया हुआ है कुड चैलेंज, यहाँ भी आया हुआ है कुड कंस्ट्रेन। फ्यूचर बताने के लिए चार मॉडल वर्ब्स अपने पास हैं, कैन, कुड, मे और माइट। कैन, मे, माइट और कुड, चारों ही फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता सकती हैं। जैसे आज बरसात आने वाली है या आज बरसात नहीं आएगी, तो आप अगर पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हो ना कि बरसात नहीं आएगी, इट कैन नॉट रेन, इट मे नॉट रेन, इट माइट नॉट रेन और कुड नॉट रेन, चारों तरीके से आप बोल सकते हो। इनमें फ़र्क क्या है, कैन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, मे उससे कम, माइट उससे कम और कुड उससे भी कम। अब दूसरी चीज़ समझना, अगर ये मॉडल वर्ब्स ना यूज़ करना चाहो तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए फ्यूचर की हमारे पास चार एडवर्ब्स भी हैं, लाइकली, पॉसिबली, प्रोबेबली और परहैप्स। लाइकली मतलब संभावित तौर पे, पॉसिबली मतलब संभावित तौर पे, प्रोबेबली भी वही है, परहैप्स का मतलब है शायद। रूल ये कहता है ये ऊपर वाली मॉडल्स, ये नीचे वाली एडवर्ब्स दोनों ही पॉसिबिलिटी को बताती हैं। आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना है कभी भी एग्जाम में, ठीक है। कहीं भी लिख रहे हो तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर में पॉसिबली बी अ वे, पॉसिबली बी, ठीक है, देयर में पॉसिबली बी अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। एक वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में हो सकती है। देखो आपने मे से भी पॉसिबिलिटी बता दी और पॉसिबली से भी पॉसिबिलिटी बता दी, तो क्या करें इस केस में, पॉसिबिलिटी को बाहर निकाल दें। इनके साथ में इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही द पैंडेमिक कुड परहैप्स स्ट्राइक अगेन, पैंडेमिक जो है शायद फिर से हमें चोट मार सकती है, स्ट्राइक कर सकती है। कुड भी लगा दिया और परहैप्स भी लगा दिया, क्या करना है, परहैप्स को इस केस में से निकाल दो। तो बस आपको ये याद रखना है, इन दोनों को मिक्स ना किया जाए। यहाँ पे आप देखोगे कुड परहैप्स कंस्ट्रेन, यहाँ पे इसने रूल फॉलो नहीं किया, बीच में लाइकली लगा हुआ है, टेक्निकली ये गलत है। रूल समझ में आ गया ना। चलो आज के क्विज में क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है इसलिए मैंने फटाफट रूल आपको बता दिया। चलिए लास्ट सेंटेंस है, कर विद गवर्नर दास asserting that price stability remains a prima focus, the RBI must be ready to rapidly recalibrate its inflation projections and shift the policy stance to match its mandate और risk hurting its credibility। करेक्ट, गवर्नर साहब के असर्ट करने के साथ ही, गवर्नर साहब के जोर देने के साथ ही इस चीज़ पे, दैट वो ये कि दामों में स्थिरता जो है, प्राइस में जो स्टेबिलिटी है वो बना हुआ है आरबीआई का अभी भी मेन फोकस। भले ही आरबीआई इन्फ्लेशन को अभी अलाउ कर रहा है, लेकिन मेन फोकस आरबीआई का यही है कि इन्फ्लेशन को रोक के रखूँ। कह रहे फिर भी इस चीज़ के साथ ही आरबीआई को होना चाहिए तैयार, आरबीआई को होना चाहिए रेडी। और किस लिए, कि वो तेज़ी से रिकैलिब्रेट करे, रीएडजस्ट करे इसकी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को, इसके महंगाई के अंदाजे को। और आरबीआई शिफ्ट करे कि पॉलिसी के स्टैंस को, अपनी पॉलिसी की पोजीशन को, ताकि ये मैच कर पाए इसको जो मैंडेट मिला है, इसको जो कमांड या ऑर्डर मिला हुआ है, जो इसकी ड्यूटी है ना। ड्यूटी क्या है, इन्फ्लेशन को कम करना। तो दोनों ही कामों के लिए आरबीआई को तैयार होना चाहिए। और या फिर मान लो तैयार ना हो तो, या फिर ये नहीं होगा तो और इसको रिस्क करना पड़ेगा, हर्ट करना इसकी क्रेडिबिलिटी को, इसकी भरोसेमंदी को। अगर समझ में, तो प्राइमा फोकस आपका इन्फ्लेशन है ना, तो तैयार रहना, कभी भी आपको इन्फ्लेशन के लिए कोई कदम उठाना पड़ सकता है। और अगर ना तैयार हो तो फिर इसके लिए तैयार रहना कि कभी भी आपको अपनी भरोसेमंदी लोगों की नज़र में खोनी पड़ सकती है। आरबीआई की वर्ब है मस्ट बी, है ना। इसमें तीन जो है ना इसने बनाए हुए हैं इन्फिनेटिव, जो मिले हुए हैं एक साथ कंजंक्शन से। मस्ट बी रेडी टू रैपिडली कैलिब्रेट, मस्ट बी रेडी टू शिफ्ट पॉलिसी स्टैंस
एंड मस्ट बी रेडी टू रिस्क हर्टिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो कैलिब्रेट, शिफ्ट और रिस्क तीनों इन्फिनेटिव है, मस्ट बी के बाद में आए हुए हैं। मैंडेट मतलब आपको जो जनादेश मिला हुआ है, ऑर्डर मिला हुआ है, ड्यूटी मिली हुई है, फर्ज है आपका, वो मैंडेट कहलाता है। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसेमंदी, विश्वसनीयता, बिलीवेबिलिटी। चलिए, रिस्क के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्यों आई है फटाफट आपको बता देते हैं। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में अगर दूसरी वर्ब को लेंगी तो या तो लेंगी नाउन फॉर्म में या लेंगी जिरन फॉर्म में, या तो नाउन आ जाएगा इनके बाद में, और अगर वर्ब आएगी तो वो नाउन में बदल डालेंगी, उस वर्ब को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगी। ये वो सारी वर्ब्स हैं, एडमिट, अवॉइड, डिनाई, रिसेंट, प्रैक्टिस, इमेजिन, माइंड, स्पेंड टाइम, रिस्क, कंसीडर। शायद 500 बार इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवा चुका हूँ, एक भी वर्ब आपसे चूकनी नहीं चाहिए। अब रिस्क के बाद क्या है, एक वर्ब आई हुई है, इस रिस्क नाम की वर्ब ने दूसरी वर्ब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, रिस्क के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आनी थी। चलिए, कहानी की तरह दिमाग में बैठ गया होगा, आ जाओ अपने क्विज पे। बहुत आसान आर्टिकल था मेरे हिसाब से और इंटरेस्टिंग भी था, है ना। ये आपका क्विज है, आंसर मिलेंगे इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, जाओ और आंसर चेक कर लिया करो मेरे वाले से। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो ऑलरेडी, मैं जानता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, अच्छा ये मैंने करवाया नहीं क्या आपको? चलो यार, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैंने करवाया नहीं आपको। ये हिंटरलैंड जहाँ आया था ना, यहाँ पे कोई और चीज़ें भी थी, 3-4 वन वर्ड्स थे जो मुझे करवाने थे, मैं भूल गया। जिसको आता है वो लगा दो, जिसको नहीं आता मैं फिर करवा दूंगा। हिंटरलैंड, हार्टलैंड, माइट और प्रोजेक्शन, इन चारों में से फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से किसी और क्लास में करवा दूंगा ना, आज मैं शायद बीच में भूल गया इसको। देख लेना नीचे कमेंट्स में आंसर रखा है इसका। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 एरर्स। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कहाँ कहाँ पे एरर्स है ताकि आप उनको ढूंढ पाओ, है ना। पहली एरर आपको मिलेगी एमिनेट वर्ब के साथ, दूसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ब के साथ, और तीसरी वर्ब मिलेगी आपको एरर इस मे नाम की वर्ब के साथ। 3 एरर्स हैं, ढूंढो, कमेंट सेक्शन में आंसर है, वहाँ से मैच कर लो। 5वां क्वेश्चन आरसी का है, ये आपको मैं करवा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में? पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है करेक्ट है? और आपको लगे कोई भी नहीं है तो आप बोल दो नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आरबीआई हैज शिफ्टेड टू इट्स नॉर्मलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस सो एज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कह रहा आरबीआई शिफ्ट कर गया है इसकी नॉर्मल पॉलिसी की मुद्रा की तरफ ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। सेकंड में क्या कर रहा है? द आरबीआई हैज टेकन अप द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। बात वही है, आरबीआई ने टेकअप कर लिया है, शुरू कर दिया है इसके मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंस के नॉर्मलाइजेशन को, मॉनेटरी पॉलिसी को नॉर्मल बनाने को। और कैसे? जैसी की आशाएं थी, इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। इन लाइन मतलब, इन लाइन विद का मतलब होता है उसी हिसाब से, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से आरबीआई ने काम कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा फर्क है नहीं, बहुत ज़्यादा, है ना। थर्ड में देख लेते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन कुड डेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिफीट द पर्पज ऑफ आरबीआई कीपिंग द इंटरेस्ट रेट लोअर। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन कंज्यूमर स्पेंडिंग को डेंट कर सकता है, उस पर चोट मार सकता है, और आरबीआई के उस पर्पज को डिफीट कर सकता है जो है इंटरेस्ट रेट को लोअर रखने का। देखो, अगर आपने ध्यान से आर्टिकल पढ़ा है तो थर्ड आपका आंसर है। ये बात आपको लास्ट में मिलेगी, आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल लास्ट में है, यहीं पे यही बात है कि अगर कोई भी वर्सनिंग हुई इस फ्रंट पे, और किस फ्रंट पे? प्राइवेट कंजम्पशन जो है अभी भी पीछे चल रहा है और लोग अभी भी अपनी स्पेंडिंग को रोक के बैठे हैं। अगर और इसमें कोई भी खराबी पना हुआ, वर्सनिंग हुई, तो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखने का, उस ऑब्जेक्टिव को ये डिफीट कर देगा, चैलेंज कर देगा। तो ये जो बात है ना बिल्कुल सही है, और पहली दोनों जो बातें हैं वो गलत है, क्योंकि आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पे आरबीआई जो है फरवरी की मीटिंग के अंदर करने वाला था इन्फ्लेशन को कंट्रोल, लेकिन उसने नहीं किया। कहाँ लिखा हुआ है? आरबीआई हैड बीन एक्सपेक्टेड, उससे आशा थी कि वो नॉर्मलाइज करेगा प्री पैंडेमिक एरा के पॉलिसी स्टैंस को फरवरी की मीटिंग में, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो ना तो इसने कंट्रोल किया इन्फ्लेशन को, और ना इसने आशाओं पे खरा उतरा, और ना ही इस पॉलिसी को, इसको स्टैंस को नॉर्मलाइज किया। तो फर्स्ट और सेकंड जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों गलत बातें हैं, है ना। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया, और ना ही आरबीआई ने आशाओं के जो है हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन शुरू किया। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पीओ में पूछे जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड गलत है, सी आपका आंसर है, ऑफकोर्स डी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए, 5 क्वेश्चन आप देख लेना, कमेंट्स में से मिला लेना, आंसर मुझे जरूर बताना, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर रिप्लाई करें, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस सेशन को। अंटिल देन मुलाकात होगी, साइनिंग आउट।